हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपनी बायोलॉजी में। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी चैप्टर है पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो नीट से रिलेटेड और क्लास 11 से रिलेटेड है। आपको जो इस चैप्टर में बताया गया है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन थर्ड नंबर का टॉपिक है, ये क्या है, फोर्थ नंबर का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको पता है, री से दोबारा से, प्रोडक्शन मी से उत्पादन। देखिएगा आप एक एक चीज़ें, बड़ा आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल हिस्ट्री जैसा है आपको कि रिप्रोडक्शन से कौन सी डिसीज़ होती है, कौन सी हमें अवेयरनेस करना है, सिर्फ हिस्ट्री आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो एनसीईआरटी को आप साइड से रखिएगा, हमारे नोट्स आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। देखो बेटा, रीमी से क्या होता है, दोबारा से, आपको पता है, और प्रोडक्शन मी से क्या होता है, उत्पादन। यानी कि जो नए नए ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होती है वही किसी प्रोसेस से होती है, रिप्रोडक्शन। अब हेल्थ का मतलब होता है उसमें स्वास्थ्य, क्या होता है, स्वास्थ्य। अब हेल्थ की फुल्ली डेफिनेशन क्या है, हेल्थ को आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, तो WHO एक संस्था है, पता है तुम्हें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य के बारे में बताती है कि अब दुनिया में क्या होने वाला है हेल्थ के रिगार्डिंग। तो WHO के अनुसार जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो 3 शब्दों में दी गई है, फिजिकली, मेंटली और सोशली। यानी कि जो व्यक्ति फिजिकली यानी शारीरिक रूप से ठीक है, मेंटली मानसिक रूप से ठीक है, और सोशली यानी कि सामाजिक रूप से यदि वो ठीक है तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, हेल्दी है। तो WHO ने 3 वर्ड में इस डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। टोटल वेलबींग टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, तभी व्यक्ति क्या है, रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आ सकता है यदि वो तीनों रूप से क्या है, स्वस्थ है। एग्जाम्पल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। यदि वो तीनों चारों रूप से क्या है बेटा, ठीक है। पर WHO ने 3 वर्ड में दी गई है, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। कई बार नीट में आया है तो आप इसको देखिएगा। एग्जाम्पल ये है, अब तुम्हें पता है कि व्यक्ति फिजिकली ठीक है लेकिन पागल जैसे काम करता है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्या आगे की जनरेशन बढ़ा सकता है क्या? तो तीनों रूप से ठीक होना बहुत जरूरी है व्यक्ति का। उसके बाद इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया एक ऐसा देश है जिसने पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया। यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या होता है, फैमिली से रिलेटेड कि हमें आगे, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, आगे की जनरेशन को बढ़ाने वाला। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने सबसे पहले बनाया, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एक रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको 1951 में दिया गया, जो कि क्या बताता था, RCH के अंडर किन किन बातों का ध्यान रखा, किस किस बातें इसके अंदर आती हैं वो देखिएगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और बर्थ कंट्रोल, हम इस प्रोग्राम के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया, कौन से, जैसे कहीं पे भी कोई जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या होता है, आप सब लोग अपना सजेशन दें, इस सजेशन में कौन कौन सी बातें सब लोग बताएंगे वो रखा जाता है। तो ऐसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम रखा गया, प्रोग्राम में से कौन कौन सी बातें निकल के आई, तो ऐसी 7 बातें हैं, देखिएगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और बर्थ कंट्रोल, हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करें यानी आगे की जनरेशन के लिए सोचें, और बर्थ कंट्रोल, हम कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पहला। उसके बाद सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस, हमें जागरूक होना पड़ेगा सेक्स से रिगार्डिंग कि हमें कब डिसीज हो सकती, कब डिसीज नहीं हो सकती, ये सारी बातें रखी गई। उसके अलावा बेटा सेक्स एजुकेशन भी आज क्या है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तमाम जो लोग जो बिना पढ़े अनएजुकेटेड लोग हैं वो सेक्स एजुकेशन के बारे में इसको गंदा साबित करते, पर सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कब क्या करना है, कब नहीं करना, इसकी क्या एज होनी चाहिए, ये आजकल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रेग्नेंट मदर एंड न्यू बॉर्न बेबी हेल्थ, हमें इस प्रोग्राम में ये बात भी रखी गई कि प्रेग्नेंट मदर यानी कि गांव की भाषा में बोलते हैं जच्चा बच्चा का ध्यान रखना। जच्चा बच्चा यानी कि जच्चा यानी माँ, बच्चा यानी कि बेबी, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और वो
उसके स्वास्थ्य का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 9 मंथ तक वो प्रेग्नेंट है तो आप उसको पूर्ण रूप से काम भी करवा रहे हैं, उसको रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। न्यूबॉर्न बेबी हेल्थ, यदि नया बच्चा है, इन्फेंट बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसका हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में बहुत जल्दी से डिसीज़ या बीमारी होने के चांस होते हैं। उसके बाद देखिएगा 5वां नंबर एसटीडी। आपको पता है एसटीडी क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते टाइम या कुछ जैसे तमाम ऐसी भी डिसीज़ हैं जो जैसे एड्स है, तो हम ये बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किए भी क्या हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से एड्स डिसीज़ हो जाती है। तो इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का एक और नाम है, आपको पता है, एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है आगे मैं आपको बताता हूं। मिसयूज का मतलब होता है गलत या इलीगल। क्या बेटा? इलीगल। एमनियोसेंटेसिस क्या है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो हम उसमें डिसऑर्डर की जांच कराते हैं और किसकी जांच कराते हैं हम? मेल है या फीमेल है, यानी कि सेक्स रिलेटेड हम जांच कराते हैं। तो लेकिन मिसयूज इसका होने लगा है। लोग क्या करते हैं, इसको हमने जांच कराई, भाई हम जांच तो इसकी होनी चाहिए कि जो हमारा बेबी आने वाला है कहीं उसमें ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है या हैंडीकैप पैदा तो नहीं है जो आगे जाके वो लाइफ नहीं जी पाए, अपनी लाइफ स्पेन पूरी नहीं कर पाए। पर लोग क्या कराते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। तो आगे हम या मतलब गर्ल्स होगी तो उसको क्या कर देते हैं, दोबारा उसका एबॉर्शन करा देते हैं। बॉय होता है तो उसको आगे के लिए रखते हैं। पर इसका ये मिसयूज है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, हमें सब क्या है बेटा, बराबर है आज के समय में। आज के पहले के भी समय में बराबर थे, गर्ल्स तो और ज़्यादा काम करती हैं। सेक्स रिलेटेड क्राइम, आजकल सेक्स रिलेटेड क्राइम कई ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस बात का भी इस रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में रखा गया। आपको मैंने 3 चीज़ कराई। हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दी 3 वर्ड में ओनली, वर्ड फिजिकली, मेंटली और सोशली। उसके बाद बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम बनाया गया, उसमें 7 बातों का ध्यान रखा गया। ये 7 बातें हैं, आप देखिएगा एक बार। उसके बाद देखिए, देखो इस प्रोग्राम में क्या रखा गया, देखो एक दवा है जिसका नाम सहेली है। सहेली को सेंट क्रोमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट क्रोमाना इसका बायोलॉजिकल नाम है। ये एक दवा है यानी गोली है जिसको CDRI लखनऊ ने बनाया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनाई गई। ये एक ऐसी दवा है यदि फीमेल इसको खा लेती है मतलब वीक में एक दिन तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इससे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता, एग बाहर रिलीज नहीं होता। ये एक ऐसी दवा है जो नॉन हार्मोनल है और नॉन स्टेरॉयड है, यानी कि इसमें कोई हार्मोन मिक्स नहीं है और कोई केमिकल मिक्स नहीं है। सहेली आमतौर पे ये फीमेल खाती हैं, कई बार नीट में आया है। या ये यूज इन ओनली वन इन अ वीक में एक दिन खाई जाती है या मंथ में एक दिन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इसको। ठीक है। नॉन हार्मोनल है या नॉन स्टेरॉयड है, तो दोनों है, नॉन हार्मोनल है नॉन स्टेरॉयड है, कोई हार्मोन मिक्स नहीं है और कोई बेटा क्या नहीं है, केमिकल मिक्स नहीं है। अब देखो हम लोग एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एमनियोसेंटेसिस मैं आपको बताता हूं, एमनियोसेंटेसिस क्या है। देखो माँ का पेट है, माँ के पेट में क्या हो रहा है बेटा, यूट्रस में क्या है, बेबी है। आपको पता है बेबी किस लेयर से बंद रहता है, एमनियोनिक लेयर से क्या रहता है, बंद रहता है। देखो फीटस की 2 लेयर होती है, जर्म लेयर कितनी होती है, फीटस के पास 2 लेयर होती है। एक का नाम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होता है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, और दूसरे का नाम क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, क्या है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और बेटा इंडोडर्म। ये एम्ब्रियो की क्या है, जर्म लेयर है। तुम्हें पता है जब हमारा
जाइगोट बनता है तो जाइगोट सिंगल सेल होता है। तो जो पहली वाली सेल होती है वो किनारे किनारे पर लग जाती है, वो कौन सी सेल होती है? एक्टोडर्म। कौन सी सेल होती है बेटा? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या करती है? हमारी स्किन बनाने का काम करती है। और जो बीच वाली सेल है, जो बीच वाली सेल है उनको क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोडर्म। मीजोडर्म। अब मीजोडर्म क्या बनाने का काम करेंगे? हमारी ऑर्गन बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती हैं? ऑर्गन। जो एंडोडर्म है, जिसको अंदर बोल, एंडोडर्म से अंदर वाली लेयर, तो एंडोडर्म क्या काम करती है बेटा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। तुम देखो इसी तरीके से 3 लेयर में ही डिवाइड किया गया एम्ब्रियो को, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। यानी कि हम लोग ऐसे मान सकते हैं ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एंडोडर्म है, इसके बाहर जो सारी चीजें हैं, मसल्स वगैरह हैं और जितने भी ऑर्गन है वो सब मीजोडर्म बनाता है। क्या बनाता है? मीजोडर्म। और जो स्किन वगैरह है ये हमारा कौन बनाता है? एक्टोडर्म। ठीक है। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होती है? आप लोगों को पता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्स्ट्रा यानी कि एम्ब्रियो के बाहर वाली लेयर। तो 4 लेयर होती हैं। एक का नाम होता है एमनियन, एक का नाम एलेंटोनिन, कोरियन, कोरियन, एलेंटोनिन, ठीक है, आई बना इधर, ठीक है। उसके बाद ये एक होती है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक। अब देखो एमनियोसेंटेसिस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फीटस की 2 लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर फीटस को बनाने का काम करती है, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर जो होती है वो सपोर्टिंग में काम करती है, एम्ब्रियो के सपोर्टिंग में काम। जैसे ये माँ के पेट में क्या है, माँ के यूट्रस में, गर्भाशय में क्या है बेटा? बेबी है, बेबी अंदर है। और बेबी के बाहर देखो कौन सी लेयर है? एमनियन। कौन सी लेयर है? एमनियन। और एमनियन क्या करती है बेटा? एक फ्लूइड रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? फ्लूइड, जिसका नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड देखो ब्लू कलर का तुम्हें दिख रहा है, और लेयर भी क्या है? ब्लू कलर की है। समझ आ गया? समझ आ गया? अब ये एमनियोटिक जो फ्लूइड है ये एम्ब्रियो के फीटस के चारों तरफ भर जाता है। क्यों भरता है? कहीं फीटस को सूखा ना लगे, यानी कि डिहाइड्रेशन वगैरह के लिए ना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि कहीं माँ गिर रही है या कहीं चोट उसको आ रही है तो आगे क्या हो जाएगा? सपोर्ट करने का काम करती है। क्या काम करने का? सपोर्ट करने का काम करती है। कौन सी? एमनियोटिक फ्लूइड। और फीट, अब क्या होता है, हम लोग जांच इसकी क्या करते हैं? एमनियोसिंथेसिस की इससे जांच कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, फीटस की जो सेल है वो किस में आ जाती है बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती है। देखो रेड कलर की, फीटस भी क्या रेड कलर का है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या आ गई? सेल आ गई। हम क्या करते हैं? इंजेक्शन से इस सेल को बाहर निकालते हैं। हेल्प इन अ प्री नटल टेस्टिंग, यानी बेबी होने से पहले, यानी नटल का मतलब होता है नवजात शिशु, नवजात शिशु, यानी कि उससे हम क्या करते हैं? उसकी सेल निकालते हैं और सेल से हम उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं। देखो डीएनए हमने आइसोलेट किया और डीएनए का हम क्या करते हैं? कैरियोटाइपिंग कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? कैरियोटाइपिंग। देखो कैरियोटाइपिंग कराएंगे। कैरियोटाइपिंग क्या होती है? इट इज द टेक्निक टू काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर यानी क्रोमोसोम जो नंबर है, जो क्रोमोसोम बेटा नंबर है, जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम तुम्हें पता है ह्यूमन के जो सेल है उसमें क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम नंबर। तो इस क्रोमोसोम नंबर यदि 46 से कम है तो क्या है? हमारा बेबी में डिसऑर्डर आ रहा है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कैरियोटाइपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्रोमोसोम नंबर के बारे में क्या बताती है? क्रोमोसोम नंबर 46 है या 47 या 45। तो ये एक ऐसी टेक्निक है। और इससे एक और चीज पता लगाया जा सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन या मेल है या फीमेल, जो माँ के यूट्रस में जो बेबी है, एम्ब्रियो है, वो मेल है या फीमेल, और क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन क्या है, लोग क्या करते थे? इसको सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखते थे
और सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लड़का है या लड़की, या लड़की, तुम्हें पता है लड़की का क्या होता है क्रोमोसोम नंबर X, तो और लड़का क्या होता है XY, तो दोनों का क्या कर दिया, इन सबको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया, सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, बैन, कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, सेक्स की जांच नहीं कर सकते, मेल है या फीमेल, बाकी आप जेनेटिक डिसऑर्डर आप देख सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में एनसीईआरटी में 3 डिसीज बताई गई हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, जिसकी मैंने ट्रिक बताई है DKT, क्या DKT, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और बेटा टर्नर सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है। कौन सी क्रोमोसोम नंबर, देखो ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम नंबर, यानी कि 21वें क्रोमोसोम पर एक और नंबर आ जाता है, एक और नंबर आ जाता, तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, 21 पे एक और क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 47। तो इसमें क्या है, ये डाउन सिंड्रोम, ये बच्चा ऐसा होगा जो बीमारी से ग्रसित होगा, यानी कि इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा। अब जेनेटिक एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर में यदि कोई बच्चा ये जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी से है, तो उसमें क्या रहता है, उसकी लाइफ स्पेन बड़ी छोटी होती है। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल, क्या होता है बेटा, जीवन काल, लाइफ स्पेन, ठीक है। लाइफ स्पेन क्या रहती है उसकी, बड़ी छोटी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बेटा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, एडिशन ऑफ X क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, कहीं पे जुड़ेगा, तो 46 पहले से था, X और जुड़ गया भैया, क्या जुड़ गया, X और जुड़ गया, तो कितना हो गया 47 क्रोमोसोम, समझ आया। टर्नर सिंड्रोम क्या है, यहाँ पे डिलीशन ऑफ X क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ X क्रोमोसोम, अब 46 था, एक क्रोमोसोम माइनस कर दो भैया X वाला, तो कितना बचा 45, तो क्या होता है बेटा, ये भी डिसऑर्डर है, ये बेटा ये भी डिसऑर्डर है। तो DKT आप लोग याद रखेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, जिसका X क्रोमोसोम बढ़ता है, यहाँ पे एक X क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये सारी चीज़ें से। अब एमनियोसिंथेसिस क्या है, एमनियोसिंथेसिस से बेटा हम मेल और फीमेल की जांच कर सकते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन की हम जांच कर सकते हैं। एमनियन इसमें क्या है, एमनियन क्या है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जो एम्ब्रियो के बाहर मिलती है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ा, हेल्थ की डेफिनेशन हम लोग पढ़े। हेल्थ की डेफिनेशन 3 चीज़ों में दी गई, यानी कि फिजिकली, मेंटली और सोशली। और RCH रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम में 7 बातों का ध्यान रखा गया, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े। सहेली क्या है, एक ऐसी दवा है जो वीक में एक दिन ली जाती है, वीक में एक दिन ली जाती है, और जो कि नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टेरॉयड है। किसके द्वारा बनाई गई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाई गई। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।